नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा संभववाद। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि हम मनुष्य और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाली 3 प्रकार की विचारधाराओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में पढ़ा था। पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और प्रकृति के सामने मनुष्य की एक भी नहीं चलती और मनुष्य को प्रकृति के अनुसार समायोजन करके ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और प्रकृति ही मनुष्य को क्या करती है, अपने अनुसार चलाती है। प्रकृति ही सब कुछ निर्णय लेती है और मनुष्य को क्या करना पड़ता है, उन निर्णयों का पालन करना पड़ता है। लेकिन पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना के फलस्वरूप हमने पढ़ा था कि ये एक पक्षी दृष्टिकोण है, ये प्रकृति को ज्यादा महत्व दे रहा है जबकि मनुष्य का जो रोल है उसको इग्नोर कर रहा है। तो उसी की आलोचना के फलस्वरूप एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसका नाम है संभववाद। संभववाद या पॉसिबिलिज्म जिसको बोला गया है, इसका मतलब क्या है या ये विचारधारा है क्या, इसके समर्थक कौन कौन से हैं, ये आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। सर्वप्रथम ये विचारधारा कहाँ से पैदा हुई। इस विचारधारा का जन्म फ्रांस के अंदर हुआ और इसका समर्थक विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है और प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं। इस विचारधारा के अनुसार ये माना जाता है कि मनुष्य के सामने प्रकृति कुछ एक संभावनाएं प्रस्तुत करती है और उन संभावनाओं को मनुष्य अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान हो। मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति के कार्यों को या प्रकृति के द्वारा दी गई संभावनाओं को अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी निर्णायक मनुष्य है, प्रकृति नहीं है। अर्थात मनुष्य दास नहीं है या प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त संभावनाएं हैं उनका मालिक बनकर उनको अपने विवेक के अनुसार, अपने विज्ञान के अनुसार, अपनी तकनीक के अनुसार उन संभावनाओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे कि संभावनावादी जितने भी विचारक है वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने बहुत सारी चीजें, जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं थार के मरुस्थल का, कि थार का जो मरुस्थल है वो प्रकृति ने बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, वहां एक इंदिरा कैनाल, नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी नहर वहां से निकाल दी और अब उस थार के मरुस्थल के अंदर क्या है, आज खेती हो रही है, वहां हरियाली है। प्रकृति ने जो उसको क्या बनाया था, एक मरुस्थल बनाया था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसका स्वरूप है वो बदल दिया। इसके अलावा ये बताते हैं कि जैसे प्रकृति ने नदियां बनाई, जो पहले क्या लेकर आती थी, बाढ़ लेकर आती थी, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उन उफनती हुई नदियों के ऊपर बांध बना दिए, उनकी दिशा बदल दी, उनसे नहरें निकाल दी, पानी की दिशा है मनुष्य ने क्या कर ली, बदल दी। इसके अतिरिक्त ये कहते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, समुद्र को भी धकेल रहा है। जैसे आपने सुना होगा नीदरलैंड के अंदर क्या है, समुद्र को धकेल कर मनुष्य क्या कर रहा है, वहां से जमीन प्राप्त कर रहा है। मनुष्य अब क्या करवा सकता है, कृत्रिम वर्षा भी करवा सकता है। अर्थात संभावनावादी विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपने विज्ञान और अपनी तकनीक के अनुसार क्या कर सकता है, प्रकृति की जो चीजें हैं, प्रकृति के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है और जो प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं दी गई है उनको क्या कर सकता है, अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि संभावनावाद या संभववाद की जो विचारधारा है वो फ्रांस के अंदर पनपी और इसका जनक किसको माना जाता है, विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। सर्वप्रथम हम विडाल डी ला ब्लास के विचारों को हम पढ़ेंगे। ये क्या मानते हैं, विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मनुष्य क्या है, सक्रिय भौगोलिक कारक है। सक्रिय भौगोलिक कारक कि मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के कार्यों में सक्रिय योगदान लेता है। सक्रिय योगदान का मतलब कि मनुष्य प्रकृति के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करता है। जैसे प्रकृति ने वन उगाए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उन वनों की लकड़ियों को अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, प्रयोग करता है। तो ब्लास ने ये बोला है कि मनुष्य क्या एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। वो क्या कर सकता है, प्रकृति के द्वारा जो भी सजीव या निर्जीव जितने भी भूदृश्य है उनके अंदर क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है।
यानी सजीव भूदृश्य है चाहे निर्जीव भूदृश्य है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था थार के मरुस्थल का, प्रकृति ने यहाँ मरुस्थल का निर्माण किया था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, वहां से नहरें निकाल के वहां क्या कर दिया, हरियाली खेती करना शुरू कर दिया। तो ब्लास के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति के द्वारा जो भूदृश्य दिए गए हैं उनमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त ब्लास ने बोला है कि प्रकृति क्या करती है, मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती है। प्रकृति कुछ एक संभावनाएं मनुष्य को देती है। संभावनाएं मतलब जैसे थार का डेजर्ट है, यहाँ एक संभावना है कि मनुष्य खेती कर सकता है, लेकिन वहां पानी नहीं है। तो प्रकृति ने क्या किया, एक संभावना प्रस्तुत की। अब मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस थार के मरुस्थल के अंदर से क्या निकाल दी, एक नहर निकाल दी। तो प्रकृति क्या करती है, कुछ एक संभावना मनुष्य के सामने प्रस्तुत करती है और मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी क्रिया से उन संभावनाओं को क्या कर सकता है, अवसर के अंदर बदल सकता है। तो ये बात बोली थी किसने, विडालिला ब्लास ने, जिसको क्या माना जाता है, संभावनावाद का या संभववाद का जनक माना जाता है। दूसरा विद्वान है फेब्रे। फेब्रे को क्या माना जाता है, संभववाद शब्द का प्रयोग करने वाला माना जाता है। यानी संभववाद जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, फेब्रे ने किया था। फेब्रे क्या बात बोलता है, सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है, कि प्रकृति जैसे ब्लास ने बोला था संभावनाएं प्रस्तुत करती है, इसी प्रकार फेब्रे ने बोला है कि चारों ओर क्या है, संभावनाएं ही संभावना विद्यमान है, जिनका मालिक कौन होता है, मनुष्य होता है। यानी प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है, मनुष्य क्या करता है, उनका मालिक होता है, निर्णायक होता है, यानी उनका प्रयोग कैसे करे। मनुष्य भौगोलिक अभिकर्ता है, तुच्छ और लघुत्तम नहीं। अब फेब्रे क्या बात बोल रहे हैं कि मनुष्य ही प्रकृति का एक हिस्सा है और वो प्रकृति का एक सक्रिय कारक है, उसको हम तुच्छ या लघुत्तम नहीं मान सकते। ये बात बोली किसने, फेब्रे ने। यानी फेब्रे के अनुसार प्रकृति क्या करती है, कुछ एक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, मनुष्य क्या करता है, उन संभावनाओं को किस प्रकार प्रयोग करना है ये निर्णय कौन लेता है, मनुष्य लेता है। तीसरा विद्वान है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स क्या करते हैं, जीन ब्रून्स ने कहा है कि प्रकृति कुछ एक सीमाएं निर्धारित करती है, एक निश्चित सीमा है, उस सीमा से अगर हम परे जाएंगे तो प्रकृति क्या कर सकती है, अपना रुद्र रूप है वो दिखा सकती है। तो जीन ब्रून्स ने क्या बोला है कि पर्यावरण या प्रकृति कुछ एक सीमाएं निर्धारित करती है, मनुष्य क्या कर सकता है, उन सीमाओं के अंदर परिवर्तन कर सकता है, उनको लांघ नहीं सकता। जैसे प्रकृति ने क्या किया, एक नदी बह रही है जो प्राकृतिक है, अब मनुष्य क्या कर सकता है, इस नदी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, इसकी एक लिमिट है, इसके मार्ग के अंदर इसके मार्ग को मनुष्य पूरी तरह से अवरोध पैदा नहीं कर सकता, पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन का मतलब इस नदी के ऊपर मनुष्य बांध बनाकर इसे नहरें निकाल सकता है, ये कार्य कर सकता है। अगर मनुष्य क्या करेगा, उसके मार्ग को पूरी तरह से अवरोध कर देगा, पूरी तरह से रोक देगा, तो प्रकृति क्या करेगी, बदला ले लेगी। जैसे हमने केदारनाथ की घटना देखी थी कि मनुष्य ने क्या किया, नदी के मार्ग के अंदर अपने घर बना लिए। अब बाद में क्या हुआ, उस नदी को मनुष्य ने खत्म कर दिया, मतलब मनुष्य ने क्या करना चाहा, जो प्रकृति की सीमाएं थी उनको तोड़ना चाहा। अब फिर क्या हुआ, उस क्षेत्र के अंदर एक भयंकर बाढ़ आई और जितने मनुष्य ने मकान बनाए थे वो सारे क्या हो गए, तहस नहस हो गए। तो ब्रून्स ने क्या बात बोली है कि प्रकृति मनुष्य के सामने क्या है, कुछ एक सीमाएं रखती है, उन सीमाओं के अंदर रहकर ही मनुष्य क्या कर सकता है, अपने कार्य कर सकता है। उन सीमाओं के अंदर मनुष्य थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर मनुष्य उन सीमाओं को लांघने का प्रयत्न करेगा तो प्रकृति क्या कर सकती है, मनुष्य का खात्मा कर सकती है, विनाश कर सकती है। उसके बाद अगला जो विद्वान है वो है बोमेन। बोमेन ने क्या बात बोली है कि जितने भी भौगोलिक कारक है, जितने भी प्राकृतिक कारक है, वो एक क्या होते हैं, विशेष अवस्था में होते हैं, वो स्थिर होते हैं। यानी प्रकृति ने जब वो कारक दिए तो वो एक विशेष अवस्था के अंदर है, वो स्थिर अवस्था में। लेकिन जैसे ही मनुष्य के संपर्क में वो कारक आएंगे, मनुष्य क्या कर देता है, उनको बदल देता है। बदल देने का मतलब क्या है, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, जितने भी चीजें हैं वो प्रकृति ने वैसी की वैसी खड़ी कर दी। जंगल खड़ा है मनुष्य के सामने,
वो अपनी स्थिर अवस्था के अंदर है, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, उन जंगलों को काट सकता है। यानी जैसे मनुष्य के संपर्क में वो आएगा, मनुष्य क्या करेगा, उनके अंदर परिवर्तन कर देगा, या प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें दी गई हैं उनको मनुष्य क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो ये हमने पढ़ा संभववाद के बारे में। यानी संभववादी क्या बोलते हैं कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा दी गई संभावनाओं को क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। प्रकृति क्या है, एक परामर्शदाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कार्ल सावर ने ये बात बोली है कि प्रकृति एक परामर्शदाता है, परामर्शदाता से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी प्रकृति एक परामर्श देती है, एक सीमा निर्धारित करती है, उस सीमा के अंदर रहकर ही मनुष्य क्या कर सकता है, अपने कार्यों को, अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। वो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन यह भी बात ये बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, प्रकृति के द्वारा दी गई संभावना का मालिक है और अपने विवेक के अनुसार उनको प्रयोग कर सकता है। अब है इसकी आलोचना, संभववाद की आलोचना। जैसे कि हमने पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना पढ़ी थी, सेम उसी आधार पर संभववाद की आलोचना भी की। संभववाद की आलोचना क्यों? अब हमने ये पढ़ा था कि जो निश्चयवादी थे वो मानव को तुच्छ मान रहे थे, प्रकृति को सर्वशक्तिमान मान रहे थे। लेकिन संभववादी क्या कह रहे हैं, ये मानव को सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, मानव को सब कुछ मान रहे हैं, और प्रकृति को क्या मान रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि प्रकृति के कार्य है, प्रकृति की जो सीमाएं हैं उनको मनुष्य क्या कर सकता है, लांघ सकता है। प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें दी गई है उनमें मनुष्य इजिली क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो इसी आधार पर संभववाद की भी आलोचना की गई कि जैसे निश्चयवादी क्या कर रहे थे, प्रकृति को ज्यादा महत्व दे रहे थे, वैसे ही संभावनावादी जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसीलिए इसको भी एक पक्षी दृष्टिकोण मानकर क्या की गई, इसकी आलोचना की गई। अब हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि आलोचना निश्चयवाद की भी हमने पढ़ी, आलोचना हम संभववाद की भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ सही कौन सी है, निश्चयवादी सही है या संभववादी सही है? आज के युग के अंदर हम देखें, कोरोना महामारी चल रही है। किसी एक स्टूडेंट का मैंने स्टेटस देखा था कि इस महामारी के दौर में जो निश्चयवादी है वो जीत रहे हैं, किसके मुकाबले, संभववादियों के मुकाबले। और उनकी बात ये कहीं ना कहीं सही है। आज हम देखें पूरे विश्व के अंदर एक महामारी फैली हुई, कोरोना महामारी, जिसके अंदर मनुष्य के पास जितने रिसोर्सेज वो कम पड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए, जगह नहीं मिल रही लाशों को जलाने के लिए। तो अगर आज के दौर को हम देखें, कोरोना काल को हम देखें, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय निश्चयवादी है या पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रकृति ज्यादा हावी हो रही है मनुष्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति की सीमाओं को लांघ दिया है। ये बात हमने यहाँ भी पढ़ी थी, संभावनावादी भी ये बात बोल रही थी कि अगर मनुष्य प्रकृति की सीमाओं को लांघने की कोशिश करेगा तो प्रकृति विनाशकारी रूप है वो अपना लेगी। तो आज के इस महामारी के दौर के अंदर हम देखें तो प्रकृति की सीमाओं के साथ, प्रकृति के साथ मनुष्य ने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। इसलिए आज हम देखें पूरा विश्व एक महामारी का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति की सीमाओं को लांघ दिया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आए हरेक कोई ना कोई सदी या कोई ना कोई एक ऐसा दशक जरूर आ रहा है जिसके अंदर कोई ना कोई महामारी इस विश्व के अंदर फैल रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, प्रकृति के कार्यों में हद से ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तो आज के काल के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, आज कोरोना महामारी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहीं आगे निकल गए हैं। किसके मुकाबले? संभववादियों के मुकाबले। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा संभववाद है क्या, इसके समर्थक कौन कौन से हैं और इसकी आलोचना किस आधार पर की। धन्यवाद।